नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमने व्यवहारिक हिंदी पार्ट 14 पल्लवन पढ़ा। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा और सहायता जरूर पढ़ने में मिली होगी। हमने पार्ट 1 में ये देखा कि छात्रों को पल्लवन के प्रति काफी जिज्ञासा जानने की थी कि पल्लवन किस प्रकार से लिखा जाता है और अध्यापक उनके हर प्रश्न का बड़ी ही सरलता से उत्तर देते उनके समस्या का समाधान कर रहे थे। आइए हम अब आगे का परिच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आगे के परिच्छेद दिए हैं, तो चलिए मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तन्वी, वह कैसे? अध्यापक, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी आवश्यक होता है। यानी यहाँ अध्यापक कह रहे हैं कि शरीर के विकास के साथ साथ बुद्धि के विकास का भी आगे होना बहुत जरूरी है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता यानी सर्वोच्च बोलने वाला, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। यानी अध्यापक कह रहे हैं कि पल्लवन जो है इसको लिखना हर एक, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो, प्रोफेसर, वकील, किसी भी पद पर आश्रित हो, सभी को इस कला के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। मितवा, सर जी, कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है? अध्यापक ने क्या इसका जवाब दिया? देखिए, बताता हूँ। इन्हें अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषता बोर्ड पर लिखता हूँ। पल्लवन की विशेषताएं कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता। ये मैं आपको स्वाध्याय में बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको समझाऊंगी। आगे देखिए। लड़की, सर जी, क्या पल्लवन लिखने की कोई अलग शैली होती है? अध्यापक, हाँ, पल्लवन लिखने की निम्न शैलियां प्रचलित है। इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों के विषय में प्रतिपादित करें और अंतिम 2-3 वाक्य में उपसंहार प्रस्तुत करें। यानी अध्यापक ये बता रहे हैं बच्चों को कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि 2-3 वाक्यों में भूमिका, उसकी प्रस्तावना बना ले और 10-12 वाक्यों में विषय को पूरी तरह से प्रतिपादित करें और अंतिम जो है वो उपसंहार में प्रस्तुत करें। चलिए अगला परिच्छेद देखते हैं। रोशन, सर, क्या पल्लवन की प्रक्रिया भी अलग होती है? इस संदर्भ में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ना। वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हुई है। फिर से थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। अध्यापक ने कहा कि वैसे जानकारी लेते लेते हमने उस प्रक्रिया पर बात तो की है। ठीक है, मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ जिससे छात्र बहुत आसानी से और समझ सके। आइए देखते हैं। विषय को भलीभांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना,
अध्यापक ने कहा कि जब विषय आपको प्राप्त होता है उसे भलीभांति पढ़ें, समझें और किन मुद्दों को लेकर लिखना है, किन मुद्दों को आधार बनाकर लिखना है, वो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, उस पर फिर विचार करें। विषय की संक्षिप्त रूपरेखा बनाना है, यानी आपको विषय जो लिखना है संक्षिप्त रूप से लिखना है, तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा बना लीजिए कि हमें पहले किन मुद्दों को लिखना है, उसके बाद किन मुद्दों को लिखना है, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आगे देखिए, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना, उसके बाद तर्क संगत तथा सम्मत विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। तीसरा देखिए, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। यानी पल्लवन जब आप लिखते हैं तो पुनः से एक बार पढ़ लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। और एक बात विद्यार्थियों, पल्लवित किए जा रहे कथन को परोक्ष कथन और भूतकालीन क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। अगर आप भाग 1 पल्लवन में मैंने समझाया है कि अन्य पुरुष शैली में किस प्रकार लिखा जाता है, तो आप वहां पर आसानी से समझ सकते हैं। आइए रोशन देखिए फिर क्या प्रश्न पूछते हैं अपने अध्यापक से। सर जी, अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियां दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। अध्यापक कहते हैं, अरे अरे रोशन, इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूं, ठीक है ना? विद्यार्थी एक साथ, जी सर। अध्यापक एक एक करके आपको जो कविता, दोहे, चौपाई जो भी याद है उसे कहिए, मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूं। कुछ क्षणों के पश्चात, क्या हुआ, नहीं सूझ रहा है? चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं, नर हो न निराश करो मन को। पल्लवन देखिए अध्यापक किस प्रकार से लिखकर बच्चों को बताते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा है। इन सबके पीछे उनका आंतरिक मानसिक बल ही था, जो कि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये तो मनुष्य का जीवन है कि जहां उसके जीवन में सुख है वहां दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, सफलताएं हैं तो असफलता भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा? उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेषित करता है। गीत, जी सर, अब हमें समझ में आ गया है। सर, मैं एक सुक्ति जानता हूं, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? अविवेक आपदाओं का घर। अध्यापक, पल्लवन विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असद कारणीय बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए, यानी बिना सोचे विचारे कोई भी काम बिल्कुल ना करे। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। इसीलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करे, चिंतन करे, यानी हमें जो भी कहना है पहले सोचे विचारे और फिर आप कोई भी
डिसीजन या आप कोई भी निर्णय तक पहुंच सके। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पे कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। कहते हैं जिस मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं रहता है वो अपने जीवन को मूर्खता मतलब सब जगह से मुश्किलों में खुद ही अपने आप को घिरा हुआ पा लेता है। तन्वी, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। देखिए छात्रों में अब जिज्ञासा काफी बढ़ चुकी है पल्लवन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, और वो बहुत ही रुचिपूर्ण सुन रहे हैं अध्यापक जिस प्रकार से पल्लवन कर 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 उन्हें बता रहे हैं। आगे देखिए, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक ने पल्लवन लिखकर बताया, सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सदैव फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर पल्लवन छात्रों को किस प्रकार किया जाता है अध्यापक ने बता दिया है। अध्यापक, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियां विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। अध्यापक ने कहा कि देखो जैसे बीज से पेड़ का निर्माण होता है और उस पेड़ में से जो पत्तियां निकलती है उन पत्तियों से डालियों में विकसित होने लगती है, ठीक उसी प्रकार हमारा भाषा भी इसी प्रकार से पल्लवन की तरह आगे तक विकसित होते जाते हैं। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निगुण विचारधारा के संत कबीर दास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी जी सर, कबीर दास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक सुनिए, जो तव को काटा बोए ताहि बोई तू फूल, संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। ऐसे व्यक्ति के प्रति को क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का ही सोचना, कांटे बिछाने वालों के लिए फूल बिछाना, मारने वालों को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है, शत्रु को मित्र बनाने वाला विरोधी का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग में निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ
उपकार करें। आपने देखा कि इसमें अध्यापक ने पल्लवन में बताया है और उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं बहुत ही सरल भाषा में। आगे देखिए रोशन, सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की, हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत, जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। अध्यापक, मुझे भी खुशी हुई आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो, आज बहुत जानकारी मिली है आपको। साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। यानी अध्यापक ने पल्लवन को बड़े ही सरल तरीके से छात्रों को समझा दिया और छात्रों ने भी बड़े ही सरल तरीके से पल्लवन को लिखना समझ लिया। तो अध्यापक ने कहा कि साहित्य जगत में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, मैं धीरे धीरे आपको यूं ही प्रदान करता रहूंगा। अभी तक हमने केवल इस पे ही चर्चा की, तो मैं यहाँ पर अब रुकता हूँ, विराम देता हूँ। स्वाध्याय पाठ पर आधारित प्रश्न आइए हम देखते हैं। पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको कहा था कि संक्षिप्त रूप से मैं आपको समझाती हूँ। आइए जरा देखते हैं। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के कल्पनाशीलता की आवश्यकता होती है, ताकि वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। दूसरा देखिए, मौलिकता होना अनिवार्य है, ताकि मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा कीजिए। तीसरा देखिए, मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ कीजिए, ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। चौथा देखिए, प्रवाहमयता होना अनिवार्य है। अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, अध्यापक ने जब कबीरदास जी का पल्लवन बच्चों को बताया तो वहां पर उन्होंने उदाहरण का भी समावेश किया था। आगे देखिए, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति की पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे और भाषा अत्यंत सरल होना चाहिए। पल्लवन लेखन में शब्द चयन सही होना चाहिए। सहजता होना अनिवार्य है। इसमें मूल लेखक के मनोभावों का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन की रचना में हर हालत में स्पष्टता में होनी चाहिए। पल्लवन की रचना में क्रमबद्धता होनी चाहिए। आइए स्वाध्याय पाठ पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। लालच बुरी बला है, इस उक्ति का विचार पल्लवन कीजिए। आइए देखिए इसका पल्लवन। लालच बुरी बला है, इस कथन में 100% सत्यता है। दुनिया में किसी भी रिश्ते में लालच है तो यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। हमें लालच को त्याग देना चाहिए। जब भी कोई इंसान लालच करता है तो कहीं ना कहीं उसका ही नुकसान होता है। लालच के कारण हमारी संपत्ति, जायदाद, रिश्ते नाते सभी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमें लालच को अपने जिंदगी के हिस्से से बिल्कुल पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। एक इंसान अपनी जिंदगी में अगर लालच करता है तो कुछ समय के लिए ही फायदा होगा, बाद में उसे नुकसान होता है। मान लेते हैं आप किसी रिश्ते में हैं, जैसे कि आप अपने माँ बाप से लालच करके कुछ हासिल करना चाहते हो, या फिर आप अपने दोस्तों से उस थोड़े से लालच की वजह से धोखा दे रहे हो, और इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ थोड़ी बहुत हो तो चल जाता है, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत लालच करे तो ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उसका
लालच बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो आपने देखा यहाँ पर शब्दों का जो चयन किया गया है बहुत ही सरल तरीके से किया गया है, उदाहरणों का भी समावेश किया गया है ज़रूरत पड़ने पर। तो इसी प्रकार से पल्लवन लिखा जाता है। आगे देखिए, स्वाध्याय पाठ पर आधारित प्रश्न मैंने एक अतिरिक्त लिया है कि आपको अच्छी तरह से और समझ लीजिए। विद्या धन उद्यम बिना कह जो पावे कौन, ये वृंद जी ने लिखा है। देखिए, कवि वृंद जी विद्या रूप धन की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विद्या रूपी धन आसानी से नहीं मिलता, अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होता है। बिना मेहनत किए कोई भी इस विद्या रूपी अनमोल धन की प्राप्ति नहीं कर सकता, और ना ही यह विरासत में मिलने वाली संपत्ति है, अर्थात जो भी इस विद्या रूपी धन की चाहत रखता है उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तभी यह विद्या रूपी धन दौलत प्राप्त हो सकता है। हमने पल्लवन के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की और स्वाध्याय के माध्यम से हमने ये भी देखा कि पल्लवन किस प्रकार लिखा जाता है। आज हम इस पाठ के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के विचार पल्लवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने पल्लवन को लेकर किस प्रकार से अपने विचार को प्रस्तुत किया है। तो आइए डॉक्टर दयानंद तिवारी जी के वीडियो को हम देखते हैं कि पल्लवन के बारे में उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को क्या संदेश दिया है। योग भारती कक्षा 12वीं की पुस्तक में पल्लवन मेरे द्वारा लिखा गया एक पाठ है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पल्लवन को और पल्लवन के साथ पूरी पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ाएं। पल्लवन वस्तुतः विस्तारीकरण कहा जाता है। पल्लवन से तात्पर्य है कि विचार सूत्रों से ग्रथित और भाव से सगुंफित वाक्य और वाक्यों का दृष्टांत और उदाहरण के द्वारा अर्थ विस्तारीकरण। एक्चुअली पल्लवन न तो आलोचना है, न भावार्थ है, न टीका है, न टिप्पणी है, यह सारांश भी नहीं है, यह व्याख्या भी नहीं है, यह स्पष्टीकरण भी नहीं है। पल्लवन व्यास शैली में विस्तार किया जाने वाला एक विधा है। इस विधा को रोचक बनाने के लिए न तो वर्तमान काल का प्रयोग होता है, न भविष्य काल का प्रयोग होता है, भूतकाल के प्रयोग यहाँ पर किए जाते हैं और इससे पल्लवन को बहुत ही रोचक बनाया जाता है। निशा मिश्रा ने अपने चतुराई से पूरी पुस्तक के सभी पाठों का बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण किया है। मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर निशा मिश्रा को भी है कि वह पल्लवन भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करें, क्योंकि पल्लवन यह एक ऐसा पाठ है जिसे आप शिक्षकगण अपने कक्षा में और अपने कॉलेज के किसी कार्यक्रम में भी प्रस्तुत करवा सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। पल्लवन के बारे में छात्र और शिक्षकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करती हूँ कि ये सभी के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा पाठक कॉलेज से आप सभी से अलविदा लेती हूँ। मैं मिलती हूँ अपने फिर नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।